हेलो बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे सब लोग। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वेव ऑप्टिक्स, जिनमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आता है, लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे अगर आपको समझ में आ गया तो। कुछ चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में उतने कॉन्सेप्ट नहीं है। कम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। कई चैप्टर जो आपको टफ दिखते हैं वो टफ नहीं है, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट टफ लगेगा बट है नहीं। ऑसिलेशन में बच्चे परेशान रहते हैं, दिखेगा टफ, खुद से करोगे तो नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान चैप्टर में से घुमाया नहीं जा सकता। वेव लगेगा टफ लेकिन है बेहद आसान। तो उसी तरह के चैप्टरों में से वेव ऑप्टिक्स भी मेरा मानना है कि बेहद आसान चैप्टर जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स में मेनली हमको क्या क्या करना है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। तो सबसे पहले जो वेव ऑप्टिक्स में है, थ्योरी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की बहुत सारी थ्योरीज दी गई, उनमें थ्योरी ऑफ लाइट में ही हम हाइगन्स वेव प्रिंसिपल करेंगे। हाइगन्स वेव प्रिंसिपल करने के बाद थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट हमारा हम लेंगे इंटरफेरेंस को, हम लोग डिटेल में करेंगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के बाद हम लोग करेंगे डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग करेंगे पोलराइजेशन। एक छोटा सा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, वो भी करेंगे, बस फॉर्मूला। ठीक है। वेव जैसा है बट वही नहीं है। सो बस ये टॉपिक है और चैप्टर आपका खत्म। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो बहुत घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना है। खासकर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन 90% आने के चांसेस रहते हैं। उसको अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ लाइट। तो बहुत सारी थ्योरीज आई थी लाइट के रिगार्डिंग, थ्योरीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहली थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहले न्यूटन ने थ्योरी दिया था, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बहुत प्रिमिटिव, बहुत पहले की थ्योरी है। ये मानती थी, ये न्यूटन मानता था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पसल्स, जैसे ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, वो पार्टिकल मानता था। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पसल्स। बात समझे? पार्टिकल। सो ऑन दैट बेसिस जैसे तैसे उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन थ्योरी गलत है, क्योंकि लाइट किसी तरीके का कोई पार्टिकल नहीं होता है लाइट के अंदर। सो ये थ्योरी एक फेल थ्योरी थी, एक गलत थ्योरी थी। बात समझे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पसल्स, और ऑन दैट बेसिस ही वाज एबल टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बट ये थ्योरी गलत थी। उसके बाद बहुत सारी और थ्योरीज आई, उनमें से कुछ थ्योरी अगर हम बात करें तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी आई, जो ईएम वेव में आपने पढ़ा है। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि थ्योरी सही थ्योरी है, जो गलत थ्योरी नहीं है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बताता है। सो मैक्सवेल की एक थ्योरी है, गलत नहीं है। ठीक है। स्पेशली वेव नेचर को प्रूव करने के लिए, वेव नेचर के बारे में हाइगन्स ने बोला। आइंस्टाइन और प्लैंक की भी थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाइगन्स
वेव थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा। और इसके बाद आएगा प्लैंक्स, हाँ बिल्कुल सही, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं कहा बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ कुछ जो मुझे ध्यान आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो ये कुछ थ्योरीज लाइट के बारे में हैं, कुछ और भी हैं जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, बस सिर्फ ऐसे ही मैं बता रहा हूं। आपको मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है। सो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इट वाज अ फेल थ्योरी, ये थ्योरी गलत थ्योरी थी। मैक्सवेल थ्योरी सही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बताता है। उसके बाद आपका हाइगन्स वेव थ्योरी, ये वेव नेचर बताता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये पार्टिकल नेचर बताता है। और डी ब्रोगली इन दोनों को जोड़ता है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा लाइट के बारे में, जिसको हमको इससे क्वेश्चन उतना हमको जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है जो हमको पढ़ना है, वो है क्या है, हाइगन्स वेव थ्योरी। सो हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहता है वो समझते हैं, ठीक है। हाइगन्स वेव थ्योरी बेसिकली प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताता है कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है स्पेस के अंदर। सो हाइगन्स वेव थ्योरी कहता है ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ईच पॉइंट सोर्स, अब ये लाइट के लिए भी हो सकता है और किसी भी वेव के लिए हो सकता है, लेकिन मैं यहां पे लाइट के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो मैं लाइट वर्ड यूज कर रहा हूं। सो ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, so each point source of light is a source of disturbance which propagate, which यानी डिस्टर्बेंस प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन। समझ में? हाँ, नो, सिंपल कहता है कि हर सोर्स लाइट का या किसी भी वेव का वो एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोपगेट करता है हर डायरेक्शन में। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं और ये डिस्टर्बेंस आगे डिस्टर्ब करता हुआ आप तक पहुंच रहा है। सो ईच पॉइंट सोर्स, कोई भी, जैसे लाइट यहां से आ रही है तो इसका हर पॉइंट एक डिस्टर्बेंस है जिससे वेव क्रिएट हो रहा है और आगे आ रहा है। सो ईच पॉइंट सोर्स ऑफ अ वेव, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन। समझे? तो जैसे ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से डिस्टर्बेंस हर डायरेक्शन में जाएगा। डिस्टर्बेंस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन। ये बात समझ में आ चुका? बढ़ा जाए आगे, क्लियर? दूसरी पॉइंट ये कहता है, सेकेंड पॉइंट, बढ़ो आगे, all the points which are in same phase, all the points which are in same phase constitute a wave front.
सो वेव फ्रंट की डेफिनेशन दी इसने। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट की क्या डेफिनेशन होगा? ऑल द पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेज, वो सारे पॉइंट जो सेम फेज में होंगे वो वेव फ्रंट होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, पानी में आप पत्थर मारिए, पानी में पत्थर जब करेंगे तो ये रिपल्स बनते हैं। रिपल जो सर्कुलर जो होता है वो एक साथ मूव करते हैं, सो दे आर इन सेम फेज। पानी में, रुके हुए पानी में एक पत्थर मारिए, चलते हुए पानी में नहीं, तालाब में, पॉन्ड में, पानी में पत्थर एक डालिए, गोल गोल कंसेंट्रिक वेव्स रिपल बनेंगी, उनके सारे पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं दे आर इन सेम फेज। बात समझे? सो ये कहता है ऑल द पॉइंट विच आर इन सेम फेज कॉन्स्टिट्यूट अ वेव फ्रंट, यानी एक वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब सेम फेज में है। ये बात समझ में आ गया? तो हम लेते हैं एक ये पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स लाइट एमिट हुई, तो इसका लाइट एमिट हुआ। ये जो मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं बेसिकली ये रे है, दिस इज कॉल्ड रे। और इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे दे आर वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दीज आर वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट समझ में आ गया? वेव फ्रंट की डेफिनेशन दे, वेव फ्रंट is the locus of all the point, or basically the surface at which all the points are in same phase। वो सारे पॉइंट जो सेम फेज में हैं उनको मिला के वेव फ्रंट बन जाएगा, यानी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं दे आर इन सेम फेज। ये बात समझ में आ गई? जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है दे आर वेव फ्रंट। अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो आप लिख सकते हो, वेव फ्रंट एंड रे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रेट लाइन से बनाया है ये है, ये क्या है? रे है। सो दिस इज रे एंड दिस इज वेव फ्रंट। समझ गए? तो एक रे और वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सोल्जर? तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हां जी सनोज। वेव फ्रंट और रे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ ऑल द पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब कहता है वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट है ना वो फिर से नए सोर्स का काम करेंगे। ऑल द पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस which propagate in forward direction. All the point on the wavefront act as a new source of disturbance which propagate in forward direction. ये कहता है कि जितने पॉइंट वेवफ्रंट पे हैं वो फिर से नए सोर्स का काम करेंगे, वो नए सोर्स का काम करेंगे और वहां से फिर से वही सारी फिनोमिना होगी जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। बात समझ गए? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए जा, ये जो पॉइंट है ये फिर से एक नए सोर्स का काम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अब जो रे जाएंगी वो क्या जाएंगी? बैकवर्ड में नहीं होंगी, फॉरवर्ड में होंगी। और फिर से ये बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, टर्जरी वेव फ्रंट। इस तरीके से सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट्स बनेंगे और इस तरीके से अब लाइट कंटिन्यूअसली प्रोपगेट करेगी। बात समझे? पहले सोर्स, फिर वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट है फिर से नए सोर्स का काम करेंगी, फिर वहां से इसी सेम फिनोमिना रिपीट होता जाएगा और लाइट आपका पास होता जाएगा। समझ गए? टकराना नहीं है, बस चलता रहेगा। इस तरीके से आपकी लाइट प्रोपगेट होती रहेगी। हाँ, इंटेंसिटी डेफिनेटली जो है जैसे जैसे दूर जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम इंटेंस होती जाएगी लाइट।
नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, इंटेंसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी। समझ में आ चुका है यहां तक सारी बात? तो पूरे कहानी के अंदर आपसे वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज वेव फ्रंट। हाँ, अब बोलो। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बैकवर्ड की बात करोगे तो यहां पर अगर ये सोर्स है तो यहां भी तो सोर्स है, तो अगर ये इधर जा रहा है तो ये इसके साइड, इसका जो अपोजिट वाला होगा वो कैंसिल कर देगा इसको। बात समझे? लेकिन अगेन नॉट रिक्वायर्ड, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हाइगन्स वेव थ्योरी में आपसे क्या पूछ सकता है? ओनली वन थिंग, व्हाट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन अगर आपको आ गई तो हो गया। दूसरा, ये क्या एक्सप्लेन करता है हाइगन्स वेव थ्योरी? हाइगन्स वेव थ्योरी प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो नाउ और भी चीजें हैं। अच्छा चलो, और भी चीजों में मैं आपको करा देता हूं। एक मैं करा देता हूं शेप ऑफ वेव फ्रंट। शेप ऑफ वेव फ्रंट की किस किस शेप के वेव फ्रंट होंगे जो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला मैं लेने जा रहा हूं पॉइंट सोर्स। तो हां जी, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो याद रखिएगा इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। देव, बात समझ में आ रही है? दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। रे कैसा बनेगा इसका? तो ये रे, ये रहा रे। सो नाउ इट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है यहां तक? चलिए बढ़ा जाए आगे। पॉइंट सोर्स के बाद दूसरा लेते हैं लाइन सोर्स। लाइन सोर्स ये एक लाइन है, ठीक है? तो इसकी जो लाइट होगी वो ऐसे जाएगी, समझे? हाँ, हर पॉइंट सोर्स का काम करेगा। स्फेरिकल नहीं करेगा, सर्कुलर, सर्कल के फॉर्म में करेगा, ये वो है ना। तो एक तरह से आपको मिलेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो लाइन सोर्स का क्या हुआ? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में आया? लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और अगर आपके पास प्लेन सोर्स है, प्लेनर सोर्स है, सोर्स कैसा है? प्लेन है। प्लेनर सोर्स यानी सीट है, या सोर्स कहां पर है? इंफिनिटी पे है। तो अगर प्लेनर सोर्स है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स है, तो इसकी रेज कैसे निकलेंगी? इसकी रेज तो परपेंडिकुलरली निकलेंगी। तो परपेंडिकुलरली निकलेंगी तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? उसका वेव फ्रंट भी ऐसे ही बनेगा, प्लेनर वेव फ्रंट ही बनेगा, प्लेनर। मेरी बात समझ में आ गया? याद कर लेना है। पॉइंट सोर्स का कैसा बनेगा? स्फेरिकल। लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल। और अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो प्लेनर वेव फ्रंट। या सीट अगर कोई है, जैसे मान लीजिए ये सीट है, तो इसकी जो वेव फ्रंट बनेंगे वो प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट भी है, लेकिन मैं वो नहीं करा रहा, मेन मेन पॉइंट्स हम लेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। मैं अभी तो खैर कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम एक बार बात कर लो किसी से, तो कोई कर दे, बंदी करा दो।
नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। हाँ जी, ठीक है, जल्दी से थोड़ा, ताकि हम कुछ कवर कर पाए। बोलो। हाँ, प्लेनर सोर्स का, प्लेन का मतलब सीट है, तो उसका प्लेनर वेव फ्रंट ही बनेगा। या सोर्स इन्फिनिटी पे है तो लाइट कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। बड़े तो एक बात आप लिख लोगे इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी, ऑन द, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, बहुत सारी बातें और भी हैं लेकिन हमारे काम की जो थी वो यही थी। ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी he was able to explain, he मतलब Huygens, able to explain, he was able to explain, दो फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाया था वो, रिफ्लेक्शन, इनफैक्ट मैं अगर कहूं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसको तो उसने प्रूव किया था। इवन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी, क्योंकि वेव नेचर जब स्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकता था, लेकिन मैथमेटिकली उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किया। थ्योरेटिकली हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी हाइगन्स वेव थ्योरी मतलब सपोर्ट करता है या एक्सप्लेन करता है। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ये सारे फिनोमिना वेव फिनोमिना है। बात समझ गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को उसने एक्सप्लेन किया था। तो हम इसको बहुत लंबा नहीं खींच रहे क्योंकि इसको नीट के अंदर से क्वेश्चन इस पार्ट से ज्यादा नहीं आना, इससे दो ही तीन बात आनी है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन, वेव फ्रंट के डेफिनेशन के बाद ये आपसे पूछ सकता है कि इस थ्योरी के बेसिस पे हाइगन्स ने क्या क्या प्रूव किया था, तो वो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ एनी वेव। यहीं तक चीजें पूछी जा सकती हैं, मेन वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर रे हमारा एक्स एक्सिस में है, रे हमारा ये एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रहा है, तो वेव फ्रंट किस प्लेन में होगा, वाई प्लेन नहीं होता है, वाई जेड, तो वेव फ्रंट हमारा वाई जेड प्लेन में होगा। बात समझ में आ गया, वेव फ्रंट हमारा वाई जेड प्लेन में होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इस पे ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, टू द पॉइंट रहना है, स्पेसिफिक रहना है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं इंटरफेरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इंटरफेरेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो पहले तो हम इंटरफेरेंस को समझें, व्हाट इज इंटरफेरेंस। टर्म जरूर इंटरफेरेंस दे दिया गया है, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी भी दो या दो से ज्यादा वेव का जुड़ना, ऐड होना ही इंटरफेरेंस है। किसी भी दो या दो से ज्यादा वेव का एडिशन इंटरफेरेंस होता है। जब भी दो वेव ऐड होंगे तो उनकी जो वेव ऐड होगी उनकी इंटेंसिटी अब सेम नहीं रहेगी। जैसे 2 + 2 4 नहीं होगा, कहीं कहीं पे 2 + 2 6 भी होगा, और कहीं पे 2 + 2 - 2 भी होगा, हाँ 3 भी हो, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, समझिए मेरी बात, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे मान लो हर आदमी को कल मैं कहूं कि 5-5 रुपए अपने जेब में ले आओ, सबने 5-5 रुपए लाए, तो अब मैं सबके पैसे ले लूंगा, 5-5 रुपए ले लिया, और मैं किसी को 10 रुपए दूंगा, किसी को 1 रुपए दूंगा, किसी को 3 रुपए दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो इस तरह से क्या हो गया, पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहीं कहीं पे तो 15 रुपए भी दे दिए मैंने, 5 + 5 3 बच्चों का पैसा एक के दे दिया, और कहीं कहीं पे मैंने 1 रुपए दिया या 0 रुपए भी दिया। बात समझ में आ रहा है। यही वेव में होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेव मिलते हैं तो कहीं कहीं पे इंटेंसिटी उनके सम से भी ज्यादा होता है,
और कहीं कहीं पे इंटेंसिटी उनके डिफरेंस से भी कम होता है। बात समझे? तो इसी को समझते हैं। पहले बेसिक डेफिनेशन लिखवा देता हूं। थ्योरेटिकली कह सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस को उसने डिटेल में नहीं लिया था। व्हेन टू और मोर वेव superimpose in a region, when two or more waves superimpose in a region, their energy get redistributed। बात समझे? जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी रीजन में सुपर इंपोज होंगे, when two or more wave superimpose in a region, their energy get redistributed। उनकी एनर्जी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सिंपली यहां पे दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इस पूरे फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। सो व्हेन टू और मोर वेव सुपर इंपोज इन अ रीजन, देयर एनर्जी गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर हो गया? हाँ जी, बात समझिए, साथ साथ क्लियर करिए ये सब चीजें गलत कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं दो वेव ले रहा हूं, मैं एक वेव ले रहा हूं और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y1 a1 साइन ओमेगा टी ले रहा हूं। ठीक है, मैं सिंपल वेव ले रहा हूं, kx भी ले सकता हूं, और एक दूसरा वेव ले रहा हूं जिसका, ये बात समझ में आ रहा है? मैंने दो वेव लिया, एक वेव लिया y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा वेव लिया y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैंने वेव का एडिशन वेव वाले चैप्टर में भी बताया था, एसएचएम में भी बताया था। क्या तरीका बताया था मैंने? बताओ जा, किसी को याद है तो। दो वेव को या दो एसएचएम को कैसे ऐड करते हैं? तो समझिए, मैं एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड a1 है उसका फेज ले लिया मैंने, ये इस लाइन का फेज ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? a1। और एक दूसरा वेव है ओमेगा टी प्लस 5, यानी ओमेगा टी तो है ही प्लस 5, तो ये हो गया प्लस 5। ये मेरा दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a2 हो गया। तो मेरा जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ये, यानी रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा a और ये नया फेज क्रिएट होगा अल्फा। तो बड़ा ध्यान से समझना है, ये तरीके से मैंने बड़ी आसानी से इसको समझा देता हूं। तो मेरा जो नया वेव बनेगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। अब इसका फेज क्या होगा? इस लाइन की फेज ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से इसको समझ लोगे। फेज वाइज हमने एडिशन कर दी, तो मेरा नया वेव आया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये एक नया यूनिक मेथड किसी भी वेव को ऐड करने का मैं बता रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? बोलिए दिव्या, समझ में आ गया? तो जो नया वेव आया वो आया a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर a इज इक्वल टू, तो इस ट्रायंगल में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम या वेक्टर वाला। तो मेरा
एम्पलीट्यूड आएगा a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव का अंडर रूट। और अगर अल्फा निकालना है जिसकी जरूरत नहीं होती है तो tan अल्फा आ जाएगा a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। ये आ गया, समझ में आ गया। तो किसी भी दो वेव को ऐड करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब आप सब जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के कैसे रिलेशन में है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इनवर्स होता है डिस्टेंस के साथ, ये एम्पलीट्यूड है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये बन जाएगा के ए स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो के a1 स्क्वायर i1 हो जाएगा, के a2 स्क्वायर i2 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करने पे 2 रूट i1 i2 cos फाइव। यानी दो वेव को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अगर अलग अलग इंटेंसिटी है तो I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव। फॉर्मूले याद करने हैं। नहीं, cos फाइव अंडर रूट में नहीं रहेगा, सिर्फ रूट i1 i2 अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, बताएं मुझे प्लीज। तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव, ये मेरा रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ गया, जो रिजल्टिंग वेव है उसकी इंटेंसिटी आ गया i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव। बताएं मुझे प्लीज। बढ़ा जाए आगे, दिव्या, सनोज, इधर देव, बढ़ो। अच्छा, एक रिजल्ट यहां पे यहीं पे काम तमाम करते हैं। अगर i1 i2 बराबर है और मान लेते हैं I है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितनी होगी। रिजल्टिंग इंटेंसिटी, तो देखिए रिजल्टिंग इंटेंसिटी IR हो गया I प्लस 2 रूट I cos फाइव। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ जाएगा I प्लस I 2I प्लस 2I cos फाइव। 2I कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos फाइव का फॉर्मूला क्या होता है। 1 प्लस cos फाइव कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos फाइव कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर 5/2। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ जाएगा 2 to 4 I cos स्क्वायर 5/2। इसको याद कर लेना है। अगर दो वेव जिनके इंटेंसिटी सेम है उनके केस में आपका रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ गया 4I cos स्क्वायर 5/2, 4I cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, मतलब अगर मैं इंटेंसिटी का और रिजल्टिंग इंटेंसिटी का और फाई का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा। अगर मैं रिजल्टिंग इंटेंसिटी का और फाई का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा। रिजल्टिंग इंटेंसिटी और फाई का ग्राफ बनाऊं, क्या क्या बोले जा रहे हो। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ओरिजिन, लटरम, पटरम सब बोल दिए, काम की बात। सीधा कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। कॉस का ग्राफ होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी बस। यानी ग्राफ बनेगा, अगर इस क्वाड्रेंट में बना रहा हूं तो ऐसा। समझ में आ रहा है।
स्क्वायर है तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। अच्छा ये दूसरे साइड भी बनेगा भाई, 5 भी ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ तो इसमें इंटरफेरेंस में रिजल्टिंग इंटेंसिटी और फाई का ग्राफ ये बन गया हमारे पास। समझ गए? क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गया तो आगे बढ़ा जाए कि नहीं। तो अब एक प्यारी बात, हमने इंटरफेरेंस में ये देख लिया कि रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगा। अब यहां पर एक दो बातें करने आ रहा हूं मैं आपसे, वो है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा बताइए मुझे। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड की बात आप करो, बट वेव की वेरिएबल चीज लेनी चाहिए आपको। एम्पलीट्यूड वेरिएबल नहीं है, वो तो अलग अलग वेव है भाई, ठीक है। इंटेंसिटी मैक्सिमम करने के लिए आपको हाई एम्पलीट्यूड लेना चाहिए, लेकिन मेन फैक्टर जो वेरिएबल है वो है फाई। सो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन, एक तरह से क्या, फाई पे, फेज डिफरेंस। सो जो दो वेव आ रहे हैं उनके बीच में फेज कॉस फाई पे डिपेंड कर रहा है ना भाई। अभी तो किया हमने, कॉस स्क्वायर 5/2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक तरह से कहा जाए तो कॉस फाई पे या फिर फाई पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं यार? अब कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे फाई कॉस फाई मैक्सिमम होगा, तो एट सम पॉइंट cos phi is maximum value 1. At some point cos phi maximum, cos फंक्शन या साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कहां 1 होती है, कब 1 होती है cos की वैल्यू? cos की वैल्यू 1 होती है 0 पे, फिर 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, फिर 6 पाई पे, फिर 8 पाई पे, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब फाई का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, 2n पाई, ठीक है। So intensity या amplitude at any point depend on cos phi और phi, at some point cos phi maximum, phi की वैल्यू ये आ गई। तो ये कंडीशन रटने लायक, ये मैक्सिमा के पॉइंट हो गए। मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो गई, फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई। अब देखिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, phi इज इक्वल टू k डेल्टा x होता है 2n पाई, और k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो यहां से फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में वो पहले भी हम कर चुके हैं, 2 पाई से 2 पाई गया तो हमारे पास लैम्डा किसके बराबर आया, डेल्टा एक्स किसके बराबर आया, n लैम्डा। तो डेल्टा एक्स आपके पास आ गया n लैम्डा। इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। सो फॉर मैक्सिमा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
For maxima or constructive interference, phase difference should be 2 and pi. Phase difference 2 and pi होना चाहिए और path difference n lambda के बराबर होना चाहिए. ठीक है. अब ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? These points are called, जहां पे मैक्सिमा बन रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा कहलाएंगी. एंड इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे. तो मैक्सिमा की कंडीशन बताइए, आपसे पूछ सकता है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस शुड बी 2 and pi, पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा. फेज डिफरेंस 2 and pi, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा. अरे यही जिसकी बात इस बोर्ड पे हो रही है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोलेंगे? इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड ऑन cos phi और phi. सम पॉइंट पे cos phi मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. यहां से कंडीशन डिराइव कर दी. मैक्सिमा के लिए कंडीशन phi शुड बी 2 and pi, फेज डिफरेंस शुड बी 2 and pi, पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा. बस ये दो बातें याद रखनी है. जल्दी से लिखिए. बढ़े आगे. सनोज, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं. तो अब भाई इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम. कितना होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi का अंडर रूट. यही तो होता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला. तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos phi की वैल्यू मैक्सिमा पे कितनी है? 1 है. वो तो हट गया, 1 हो गया. तो ये a1 स्क्वायर, इसको मैं a1 प्लस a2 का स्क्वायर नहीं लिख दूं? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ मैक्सिमा पे? a1 प्लस a2. एंड सिमिलरली, चलो सिमिलरली भी मिनिमा तो किया ही नहीं मैंने, तो सिमिलरली क्या लिखवाऊं? मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 डायरेक्टली. और इंटेंसिटी क्या होगा? I max I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. अब cos phi हमारा कितना है? 1 है. तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2. अब इसको थोड़ा सा समझदारी से तोड़ना है. इसको मैं लिखूंगा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर. So this is the formula of maximum intensity. This is the formula of maximum amplitude. ठीक है. ये सब अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रहा है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फेज डिफरेंस 2 and pi होगा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा. बोलिए देव, लिखिए जल्दी से. जल्दी से लिखेंगे सब लोग. हाँ जी. बढ़ा जाए आगे. चलिए, ये हमने क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा के बारे में. बट कुछ ऐसे भी तो पॉइंट होंगे जहां पर उल्टा होगा. उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. So there are some point
ये सम क्या है, जितने मैक्सिमा होंगे उतने मिनिमा भी होंगे. सो देयर आर पॉइंट्स where intensity is, the amplitude is minimum. These points are called minima. And interference को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. समझ गया? तो फिर इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम. अब cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? cos की मिनिमम वैल्यू -1. cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है. और वो कब होती है? फाई मिनिमम -1 कब होती है? पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे, 9 पाई पे, 11 पाई एंड सो ऑन. तो मेरे पास अब एक जनरल फॉर्मूला बनेगा जिसको आप ध्यान दोगे, 2n - 1 पाई. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, 2n - 1 पाई. हाँ, और 2n + 1 पाई भी हो सकता है और 2n - 1 पाई भी हो सकता है, बट हम 2n - 1 पाई लेंगे. उसका रीजन ये है, जब अभी हम इंटरफेरेंस और आगे पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो n0 हमारा फिक्स होता है मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए. तो अगर हम ये फॉर्मूला रखेंगे 2n - 1, तो हम n0 नहीं पुट करेंगे. हाँ भाई, n0 किसके लिए है? मैक्सिमा के लिए है. तो इसमें हम n0 नहीं पुट कर पाएंगे ना, वो माइनस पाई आ जाएगा. तो हमको n कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? यहां पर 1 से. और मिनिमा स्टार्ट 1 से होता है. मिनिमा का ऑर्डर 0 नहीं हो सकता. ऑर्डर 0 किसका हो सकता है? मैक्सिमा का. हाँ, +1 लेके करोगे तो एक कंडीशन तुमको अलग से लिखनी पड़ेगी कि वो n आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, जो टेक्निकली गलत हो जाएगा. 0th पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज फिक्स्ड. सेंट्रल मैक्सिमा जब हम पढ़ेंगे आगे, वो 0th पोजीशन ऑक्यूपाइड होता है. तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रट लेना है, 2n - 1 पाई लेना है. अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं है तो वैल्यू याद कर लीजिए. समझ गए? अब फाई को क्या लिखा जा सकता है? फाई को लिखा जा सकता है k डेल्टा x. k हो गया पाई, पाई गया. तो यहां से कंडीशन आ जाएगी, डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो आपने कहा वही बात है, लेकिन मैंने उसको और आगे तोड़ दिया. डेल्टा x इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा. तो मिनिमा की कंडीशन के लिए फेज डिफरेंस शुड बी 2n - 1 पाई. फेज डिफरेंस शुड बी 2n - 1 पाई. पाथ डिफरेंस शुड बी n - 1/2 लैम्डा, n - 1/2 लैम्डा. समझ गए? मिनिमा कराने के लिए फेज डिफरेंस हमारा 2n - 1 पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस हमारा होना चाहिए n - 1/2 लैम्डा. ठीक, पक्का? बढ़े आगे. 1/2 इंटू लैम्डा. फोन ना, जल्दी. पढ़ा जाए.
तो अब इस बार एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या होगा, जल्दी से मेरे को बताइए। एम्पलीट्यूड मिनिमम मैं नहीं रख रहा, ये आएगा A1 माइनस A2, और इंटेंसिटी मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपसे ना दो इक्वेशन दे देगा, दो वेव दे देगा, A मैक्स अपॉन A मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2, ये पूछ लेगा। इसी तरीके से I मैक्स अपॉन I मिनिमम की वैल्यू रूट I1 माइनस प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस ऑफ रूट I1 माइनस ऑफ रूट I2 का स्क्वायर। ये चीज के लिए ये डेरिवेशन किया, मैक्सिमा मिनिमा ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे ध्यान से। ठीक है यहां तक। मैक्स का है, हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम में ऊपर प्लस नीचे माइनस, सामने सामने। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ा जाए आगे। अब हम, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब हम कल ही कर पाएंगे, समय का कमी है, अभी उतने में हो नहीं पाएगा, तो हम इसमें एक टॉपिक आपको लेने जा रहे हैं। वो है बड़ा अच्छा प्यारा टॉपिक, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। देखिए इस कमरे में तो बहुत सारी लाइट लगी हुई है, इस कमरे में बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, तो इंटरफेरेंस तो होना चाहिए। इंटरफेरेंस में क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, मैक्सिमा के बैंड्स होते हैं, मिनिमा के बैंड्स होते हैं। इंटरफेरेंस का कुछ एग्जांपल जो आपके दिमाग में हो बता सकते हो, किसी को आइडिया है इंटरफेरेंस का कोई एग्जांपल आपने डे टू डे लाइफ में देखा है, बताइए, कभी देखा है? ना वो इंटरफेरेंस थोड़ी हुआ यार, दो गाड़ियों का टकराने पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कभी कभी देखेंगे कि पानी के ऊपर तेल गिर जाए, ऑयल गिर जाए, केरोसिन ऑयल गिर जाए या कुछ तेल गिर जाए, या जैसे रोड पे पानी बरसात का मौसम है उस पे तेल गिर जाए, तो आपको कलर दिखाई देंगी, कलर दिखाई देगी, लाल पीला काला, लाल पीला इस तरह का कलर दिखाई देगी। आज ही करना, घर पे पानी के ऊपर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देना, या हाँ थोड़ा सा डाल के देखना, ठीक है। ये तो बेस्ट एग्जांपल है कि पानी के ऊपर अगर तेल गिर जाए तो उसको अगर आप देखोगे तो आपको कलर्ड नजर आएंगे। उसके अलावा वो इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। उसके अलावा पहले सीडी यूज की है, सीडी जो होती थी, जो लैपटॉप में कंप्यूटर में यूज होती थी, सीडी चलाते थे, उस सीडी को पकड़ के हल्का सा टिल्ट करो तो बड़े कलर आपको नजर आते थे, रेनबो टाइप से नजर आता, तो वो भी इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। इसके अलावा आपको कबूतर, जंगली कबूतर, जंगली कबूतर के गर्दन पे देखोगे ना तो आपको लाइट कलर आए, कलरफुल नजर आएगा। वो होता नहीं है कलरफुल, लेकिन दिखेगा, होता एक ही कलर का है वो, बट वहां पे कभी कभी आपको इल्यूजन आएगा, कलर्स नजर आएंगे कभी कभी गर्दन पे। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल हैं। अब मैं वापस आता हूं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर कि इस रूम में बहुत सारे लाइट सोर्स हैं लेकिन इंटरफेरेंस हो रहा है। पहली बात, इस रूम में इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई लाइट सोर्स है, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा।
इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है, सुपरपोजिशन है, लाइट का सुपर इंपोज होना। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट सोर्स हैं, लाइट सोर्स सुपर इंपोज हो रही हैं, बट हमको तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कुछ कलर फ्रिंजेस दिख नहीं रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंटरफेरेंस तो हो रहे हैं, फ्रिंजेस बन भी रही हैं, कलर बैंड बन भी रही हैं, लेकिन जो फेज डिफरेंस है ना लाइट सोर्स का, वो चेंज होता जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर फेज डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है? तो जो भी टॉर्च से, बल्ब से जो लाइट आता है ना, उसका फेज कांस्टेंट नहीं होता है। भाई लाइट कैसे जनरेट होती है? लाइट जनरेट होती है जब किसी फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां जाएंगे? कहीं भी जा सकते हैं, कोई आप फिक्स तो कर नहीं सकते कि जाको आपको 10वें लेवल पे जाके रुक जाओ या 50वें लेवल पे रुक जाओ। पहली बात तो किसी लेवल पे जंप कर सकते हो, और रिटर्न कहां आ सकते हैं? वो किसी लेवल पे भी आ सकते हैं, कहीं भी फॉल कर सकते हैं, और जब वो रिटर्न आएंगे तब वो एनर्जी लिबरेट करेंगे। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें जो लाइट्स आ रहे हैं ना, वो अलग अलग फेज के लाइट आ रहे हैं, और फेज भी चेंज होता जा रहा है, हर नैनो सेकंड के अंदर फेज चेंज हो जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो दो लाइट सोर्स आ रहे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस वेरिएबल है, फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है। तो जहां मैक्सिमा बन रहा है विद इन नैनो सेकेंड, वहां मिनिमा बन जा रहा है। और हमारी आंख की प्रॉब्लम है कि जो चीज बहुत जल्दी जल्दी होगी हमारी आंख रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। तो अगर कोई नैनो सेकंड के अंदर चीजें हो रही हैं, वो हमारी आंख रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। तो इस रूम में भी इंटरफेरेंस हो रहा है, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि जो दो सोर्स आ रहे हैं, दो लाइट वेव आ रहे हैं, उनका फेज कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जहां मैक्सिमा बन रहा है अगले नैनो सेकंड के अंदर मिनिमा बन जा रहा है, फिर मैक्सिमा बन जा रहा है, फिर मिनिमा बन जा रहा है, फिर मैक्सिमा बन जा रहा है, फिर मिनिमा बन जा रहा है। इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो सस्टेन इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस है जो लंबे समय तक रहे और अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, सो दोज इंटरफेरेंस विच लास्ट लॉन्गर, जो लंबे समय तक रहे, एंड हैज गुड कॉन्ट्रास्ट। मेरी बात समझ में आ गया? अच्छी कॉन्ट्रास्ट, क्लियर कट दिखे आपको, मैक्सिमा मिनिमा। So those interference which last longer and has good contrast is called sustained interference. अब sustained interference के लिए चाहिए क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। For sustained interference, we require light source. लाइट सोर्स ऑफ जीरो फेज डिफरेंस, या तो जीरो फेज डिफरेंस हो ही ना, और कांस्टेंट फेज। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ? तो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए हमको क्या चाहिए? ऐसे लाइट सोर्स चाहिए जिनके बीच में फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट है या जीरो है। Such a source is called, इस तरह के सोर्स को क्या बोलते हैं? एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कैसा सोर्स चाहिए? कोहेरेंट सोर्स क्या है? दोनों डेफिनेशन हो गई। ऐसा सोर्स जिसका फेज डिफरेंस जीरो है या कांस्टेंट है। नहीं, मैं एग्जांपल से नहीं समझा सकता, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो मैं कहूं कि इसका एक एग्जांपल है।
इट कैन नॉट बी, मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी फिलहाल, मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको जो आप लोग सोच रहे हो कि इसको हमें एग्जांपल से दे दूं कि ये चेयर है, ये टेबल है, ये कांस्टेंट फेज वाले हो गए, ऐसा एग्जांपल इसके नहीं बन सकते, बट धीरे धीरे बात खोलेंगे। अभी आपको जो थ्योरेटिकल चीजें, कई चीजें ना ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएगी। सिंपल सी बात, हमको सस्टेन इंटरफेरेंस कराने के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज which has either जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज, या तो हो ही नहीं फेज डिफरेंस, या हो तो कांस्टेंट हो, यानी फेज डिफरेंस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस ही वेरी करेगा तो फाई वेरी करेगा, फाई वेरी करेगा तो cos फाई वेरी करेगा, cos फाई वेरी करेगा तो इंटेंसिटी वेरी करेगा, इंटेंसिटी वेरी करेगा तो एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग इंटेंसिटी बनती रहेगी, हमारी आंख पहचान ही नहीं पाएगी क्योंकि कितनी फास्ट होगी। मैक्सिमा या मिनिमा बनता है, हाँ बहुत डिफरेंस ना हो, मतलब कि तो उसमें कलर दिखता है, तो मैक्सिमा बन रहा है कभी, फिर मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, देखो जब आप मैक्सिमा जहां पे बने वहां साफ दिखाई देगा, मिनिमा जहां पर होगा वहां डार्क दिखाई देगा, ठीक है। बहुत डीप में चले जाते हो जिसमें फिजिक्स का, वो भी तुमको नीट में सिलेक्शन चाहिए, बात समझो, ये चीजें ध्यान दो। अभी इस हिसाब से चलोगे ना फ्लो में तो चीज समझ में आ जाएगी। उसको अंदर चले जाओगे इंटरफेरेंस तो बहुत, आप डे टू डे लाइफ की फिनोमिना ये इतना नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया सीडी का, अब सीडी में आपको डार्क बैंड तो नजर आएगा नहीं, आप कहोगे सर डार्क बैंड कहां पर है, वहां पे ओवरलैप हो रहा है। तो अभी आराम से जो चीज जैसे चल रही है उसको समझो। अब हम बात, हमारी समस्या ये आ गई कि हम कैसे लाएं ऐसे सोर्स, तो इस बात को लिख लेंगे आप एक बात, no two independent source of light can be coherent। ये और बड़ी समस्या आ गई। no two independent source of light can be coherent। कहता है दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो आप दो टॉर्च लेके इंटरफेरेंस करने लग जाओ, दो बल्ब लेके इंटरफेरेंस करने लग जाओ तो उसका आपको नहीं दिखेगा, सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं होगा। no two source of light, no two independent source of light can be coherent। तो समस्या और बढ़ गई, फिर कोहेरेंट कैसे लाएंगे, इंटरफेरेंस कैसे होगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट्स आर ऑब्टेन्ड बाय, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट्स आर ऑब्टेन्ड बाय, हम उसको कैसे लाएंगे, कैसे पाएंगे। तो पहला मेथड है, आप जानते हो क्या, कुछ ऐसी चीज जहां पे हर पॉइंट का सेम फेज हो, कौन है, वेव फ्रंट। तो हम वेव फ्रंट को ही दो सोर्स बना दे तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अगर हम वेव फ्रंट में किसी तरीके से उसको तोड़ने में कामयाब हो गए तो हमको दो कोहेरेंट सोर्स मिल जाएंगे। कहोगे सर इसको कैसे तोड़ेंगे। सो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहां पे होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव फ्रंट ही टूटता है। कैसे समझते हैं, हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, हम सोर्स को पहले फाइन बीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसके आगे दो स्लिट रख देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, समझेंगे इस बात को। ये पॉइंट सोर्स है तो ये भी पॉइंट सोर्स हो गया। अब देखिए ये बात समझ में आए, ये जो स्लिट है वो एक ही वेव फ्रंट के पास हो रही है इससे, तो ये एक सोर्स का काम कर जाएगी। कौन, ये होल एक सोर्स का काम कर गई, ये वाली होल एक सोर्स का। आप देखिए और ये देखिए, मतलब एक ही वेव फ्रंट के ये दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। नाउ दीज टू विल बी इन सेम फेज। तो अब ये जो 1 और 2 हुए वो कोहेरेंट सोर्स हो गए। तो यहां पे आपने क्या किया, वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स ले लिए आपने, यही चल के अब इंटरफेरेंस ये करेगा तो आपको सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा। बात समझ में आ नहीं आया सबको, ठीक है। तो सस्टेन इंटरफेरेंस कराया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये बात समझ में आ गया। आपसे कोई पूछे
कि भाई हम कोहेरेंट सोर्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसका तरीका डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट कहां पे एग्जांपल, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ बोलो ना। नहीं नहीं ये भाई एक ही मेथड, दूसरा मेथड भी तो कर ही लेना हम। ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट है और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड करेंगे। आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, एम्पलीट्यूड को कैसे तोड़ोगे? इसका भी एग्जांपल है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में यही होता है। तो ऐसा फिल्म जिसकी थिकनेस माइक्रोमीटर में हो, 10⁻⁻⁶ मीटर, जो ऑयल फिल्म के अंदर होता है, ऑयल फिल्म के अंदर होता है। देखिए क्या होगा, ये लाइट आया, इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, इसी का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, फिर यहां आया और ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए ये 1 और 2 एक ही लाइट से आए ना, इसका सोर्स तो यही है ना। तो ये 1 और 2 अब जब इंटरफेयर करेंगे तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे और सस्टेन इंटरफेरेंस देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब अगर रास्ते में कहीं पानी हो और पानी के ऊपर ऑयल गिरा हो, आपको कलर्ड बैंड्स नजर आएंगे उसके अंदर। ठीक है, आप एक काम करो, और ऐसे नहीं समझना है, आप बबल्स बनाते हो कभी? बबल्स थिन फिल्म है, उस पर कलर नजर आएगी आपको। या आज घर पे जाना, साबुन का झाग बना लेना और हाथ में बनाना और फिर उसको घुमा के देखना, आपको कलर्ड नजर आएंगे, रेनबो कलर, वो इंटरफेरेंस है। तो यहां पे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है। सो दीज आर 2 मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कोशिश करेंगे कि डिफ्रैक्शन भी उसमें कवर हो जाए, तब हमारा बचेगा पोलराइजेशन, तब हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।